वरदान क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हमारा राजस्थान कक्षा 7 जिसको भाग 1 कक्षा 6 का माना गया है और भाग 2 कक्षा 7 की किताब हमारा राजस्थान माना गया है। इसका पहला अध्याय आज हम करेंगे वन्य जीव एवं संरक्षण। इसके बारे में अपन जान लेंगे। राजस्थान में एक बार क्या होता है, एक विद्यार्थी होता है क्लास में, उसका आगमन होता है तो बच्चे क्या करते हैं, उस नए विद्यार्थी से पूछते हैं कि भाई सत्र के बीच में तेरा एडमिशन कैसे हो गया। तो वो क्या परिचय देता है, मेरे पिता वन विभाग में कार्यरत है, उनका हाल ही में भरतपुर से स्थानांतरण इस शहर में हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है। वे केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में कार्यरत थे। शिक्षक ने कक्षा में बताया कि इस पक्षी उद्यान की विशेषता क्या है कि यहाँ साइबेरियन क्रेन यानी जिसको अपन क्या कहते हैं सारस, बगुला, बया, कोयल, बटेर जैसे अनेक पक्षी पाए जाते हैं। वन्य जीवों एवं पक्षियों के आवास हेतु वन महत्वपूर्ण होते हैं। वन्य जीव और पक्षी कहाँ आवास करेंगे, वन होंगे वहीं निवास करेंगे। अगर वन नहीं होंगे तो ये पक्षी हमारे यहाँ नहीं पाए जाएंगे। अब वनों का महत्व क्या है हमारे जीवन में। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य धरोहर है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम भी बनाए रखते हैं। वन आजीविका के भी साधन है, यानी वन हमारे लिए इतने अमूल्य उपहार के रूप में हमारे साथ होते हैं। शुद्ध हवा देते हैं, वर्षा लाने में सहायक होते हैं, वन्य जीवों को आश्रय मिलता है, वन प्राकृतिक सुंदरता भी बढ़ाएगा, है ना, वन आजीविका के साधन भी प्रदान करेगा। तो हमने घरों के आसपास हमें क्या करना चाहिए, आज पेड़ पौधे लगाएं और समय समय पर हम उनको पानी भी पिलाएं। वनों का आर्थिक महत्व है, उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। हम कहते हैं वनों का आर्थिक महत्व है, कैसे है कि उनसे जो पदार्थ उत्पादन हमें प्राप्त होते हैं वो हमें आय का स्रोत उपलब्ध करवाते हैं। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी मिलती है, ईंधन की लकड़ी के रूप में मिलेगा, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस और कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त भी होती है। ये क्या है, ये सारे औषधीय रूप में प्राप्त होते हैं। अब आगे देखते हैं वनों के प्रकार। वनों को कितने प्रकार है, कितने भागों में बांटा गया है। तो पहले देखते हैं वन क्षेत्र कितना है। राजस्थान राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है, यानी हमारा जितना क्षेत्रफल है राज्य का उसका 10वां भाग क्या है, वन क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है चूरू। ये क्वेश्चन बन के कई बार आ जाता है कि राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला कौन सा है, उदयपुर है, और सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है, चूरू जिले में है। वनों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन। आरक्षित वन क्या है, यह वन क्षेत्र सरकारी नियंत्रण में होता है। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने और लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है, यानी रोक लगी होती है। इस क्षेत्र में ना तो पशु चराया जा सकता है, ना ही लकड़ी काटने की अनुमति होती है। ये कुल वन क्षेत्र का 1/3 से अधिक है। इसका जो अपना 10%, 10वां भाग है ना वन क्षेत्र का, उसका 1/3 भाग आरक्षित वन क्षेत्र में है। अब दूसरा है सुरक्षित वन। यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं। कौन से फैले हुए हैं, सुरक्षित वन क्षेत्र है, उनको आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं, उनको अपन सुरक्षित वन क्षेत्र कहेंगे। अब तीसरा आता है, कौन सा है, अवर्गीकृत वन क्षेत्र। अवर्गीकृत में क्या आता है, इस श्रेणी के वन में पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर किसी तरह का कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं होता। वन क्षेत्र है लेकिन यहाँ पशु चराने और लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। अब भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण कैसे किया गया देखते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। हमारे राजस्थान के बीच में से जो अरावली पर्वतमाला निकल रही है, यह राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा एवं मिट्टियों की भिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक होते हैं। क्योंकि ये जो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांट रही है, तो उन दोनों भागों में वहाँ के धरातलीय स्वरूप में भी अंतर देखने को मिलेगा, जलवायु परिवर्तन मिलेगा, वर्षा की मात्रा में अंतर आएगा, मिट्टियों में विभिन्नता पाई जाएगी। अतः वनस्पति को प्रभावित करने वाली जो सारे कार्य हमें देखने को मिलेगा, किसके कारण, अरावली पर्वतमाला के विभाजन के रूप में। अब पहले राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि के आधार पर देते हैं, हमारा राजस्थान क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है।
तो उसको हम कोई भी वन क्षेत्र से आगे उसको उष्ण कटिबंधीय जोड़ेंगे। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंटीले वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। यह बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियाँ, और ये किस रूप में पाए जाएंगे, ये झाड़ियों के रूप में या कंटीले वृक्ष के रूप में ये पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष कौन सा होता है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन क्षेत्र के? रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम आदि ये कंटीले वन के रूप में यहाँ मिलते हैं। इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद भी कहा जाता है। मरुस्थलीय वनस्पति को क्या कहा जाता है? मरुद्भिद। ये कौन कौन सी आएगी इसमें? मरुद्भिद वनस्पति में कौन कौन सा आ जाएगा? रोहिड़ा है, खेजड़ी है, धोकड़ा है, बेर है, बबूल है, केर, नीम, ये सारे अपने उष्णकटिबंधीय कंटीले वन क्षेत्र में आएंगे। इनकी विशेषता क्या होती है? यहाँ तापमान अधिक होगा और वर्षा कम होती है। इस वन क्षेत्र में क्या होता है? तापमान तो अधिक रहता है और वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम हो पाता है। वाष्पीकरण मतलब क्या होता है कि तापमान अधिक होने के जल की जो मात्रा वाष्प के रूप में बन के उड़ जाती है, उसको वाष्पीकरण कहते हैं, वो भी कम होता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है, ये जिनसे ये ज़मीन में काफ़ी नीचे तक पानी प्राप्त कर सकता है। ये इसकी विशेषता है कंटीले वन की। खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। ये राज्य वृक्ष भी है। रोहिड़ा राज्य पुष्प है। सेवण घास है, जो अत्यंत पौष्टिक घास है, जो जैसलमेर में पाई जाती है घास है। तो ये देखो तीन प्रकार के क्वेश्चन इस पर खेजड़ी पे बन के आते हैं। इसको अपन कल्प वृक्ष भी कहते हैं। ये राज्य वृक्ष है। रोहिड़ा राज्य पुष्प है। सेवण पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। ये सारे उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन क्षेत्र में पाए जाने वाले हैं। अब है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कौन से हैं? इन वनों को अपन क्या कहते हैं? जो शुष्क पतझड़ वन है, मानसूनी वन भी कहते हैं इनको। शुष्क पतझड़ वन को मानसूनी वन भी कहते हैं। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये जो नीचे वाला एरिया क्षेत्र है दक्षिण राजस्थान वाला, उसमें मिलता है। देखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक, ये पूरे राजस्थान वाले जिले भी इसमें आ रहे हैं, शामिल हो गए हैं। तो ये सारे क्या है? शुष्क पतझड़ वन। जो राजस्थान का दक्षिणी भाग और दक्षिणी पूर्वी जो भाग है ना, इस क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। इनको हम मानसूनी वन भी कहते हैं। इन वनों में सागवान, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम, ये सारे वृक्ष के इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियाँ क्या होती है? मजबूत होती है। और इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, यानी गर्मियों में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, फिर वापस पुनः नई पत्तियाँ आ जाती है। इस कारण उसको क्या कहते हैं? शुष्क पतझड़ वन भी इनको कहते हैं अपन। मानसून आने पर ये वापस हरे होते हैं। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, पहले हमने पढ़े थे कंटीले वन, फिर शुष्क पतझड़ वन, और अब पढ़ रहे हम सदाबहार वन। सदाबहार का मतलब होता है हमेशा हरे भरे रहने वाले। ये वन सदैव हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में ही पाए जाते हैं, यानी सिरोही वाला जो क्षेत्र है ना, आबू वाला इस साइड पाए जाते हैं। ये इन वनों में मुख्यतः आम, बांस और सागवान। सदाबहार वन में किसको शामिल किया गया? आम को, बांस को और सागवान को। ये सदाबहार वन में पाए जाते हैं। अभी तो हमने पढ़ा भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। अब देखते हैं हमारे राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 हमारे राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य और संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। देखो अपन अलग अलग देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और संरक्षित क्षेत्र, इनको अलग अलग पढ़ते हैं अपन। पर सबसे पहले पढ़ते हैं राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं? 3 हैं। पहला कौन कौन सा अपन देखते हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान।
पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ है? भरतपुर जिले में। यहाँ साइबेरियन क्रेन आते हैं, बगुले, बयां, कोयल, बटेर, ये सारे पक्षी यहाँ देखने को अपने को मिलते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। अगला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सवाई माधोपुर जिले में है। यह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर जिले में है। अभ्यारण्य यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं, है ना। कई बार सीधा से पूछ लिया जाता है कि नीलगाय, मगरमच्छ कौन से राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है, तो ध्यान रखें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभ्यारण्य किन क्षेत्रों में फैला हुआ है? जिलों में? ये कोटा और चित्तौड़गढ़ रावत बाटा जिले में फैला हुआ है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ तक फैला हुआ है? कोटा और चित्तौड़गढ़ रावत बाटा जो है वहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ बाघ, रीछ, जरख, गीदड़, भेड़िया, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। वर्तमान में इसमें बेंसौरगढ़ अभ्यारण्य को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। ये दरा, ज्वार सागर और चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य तक फैला हुआ था। अब इसका एरिया बेंसौरगढ़ अभ्यारण्य में भी शामिल कर लिया गया है। पहले ये 760 किलोमीटर के दायरे में था। बेंसौरगढ़ अभ्यारण्य शामिल करने के बाद इसका दायरा हो गया है 960 वर्ग किलोमीटर। तो हमने राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से पढ़े थे? 3। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। हमने 3 राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे। अब देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। पहले राष्ट्रीय उद्यान पढ़े हैं, अब वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ते हैं। अभ्यारण्य का अर्थ क्या है? देखते हैं। अभय प्लस अरण्य। अभय का मतलब होता है भय मुक्त होना और अरण्य का मतलब है वन, अर्थात ऐसा वन जहाँ वन्य जीव सुरक्षित घूम सके, है ना। ऐसा क्षेत्र जहाँ वन्य जीव सुरक्षित घूम सके। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन क्षेत्र को संरक्षित किया गया जाता है। राजस्थान में कई वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जो अपन इस तालिका में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभ्यारण्य का नाम, किस जिले में फैला हुआ है और कौन कौन से वन्य जीव वहाँ पाए जा रहे हैं। पहला है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ फैला हुआ है? जैसलमेर और बाड़मेर में। यहाँ राज्य पक्षी हमारा जो कौन सा है? गोडावण, वो हमने यही राष्ट्रीय मरु उद्यान में देखने को मिलता है। भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय अपने को वन्य जीव भी देखने को मिलता है। मेनली गोडावण का अपन ध्यान रखते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर और राष्ट्रीय मरु उद्यान यहाँ देखने को मिलता है। अगला है केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य। केला देवी कहाँ है? सवाई माधोपुर और करौली में फैला हुआ है। ये वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? सवाई माधोपुर और करौली। यहाँ बगेरा, भेड़िया, चीतल, खरगोश आदि वन्य जीव अपने को देखने को मिलता है। तीसरा है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ का राजसमंद, पाली, उदयपुर ये वाला एरिया है। इसमें कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य फैला हुआ है राजसमंद, पाली और उदयपुर में। यहाँ बाघ है, भालू, चिंकारा, नीलगाय वन्य जीव देखने को मिलते हैं। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य। फुलवारी की नाल यह है उदयपुर। बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया, सांबर आदि देखने को मिलते हैं। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? हमारे अलवर में है। बाघ, जरख, सांबर, चीतल वन्य जीव देखने को मिलते हैं यहाँ। सरिस्का कहाँ? अलवर में। अब है टाटगढ़ रावलीन वन्य जीव अभ्यारण्य। टाटगढ़ ये कहाँ है? राजसमंद, अजमेर और पाली इस क्षेत्र में फैला हुआ है। टाटगढ़ कहाँ फैला हुआ है? राजसमंद, अजमेर और पाली। यहाँ तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय, रीछ ये सारे देखने को वन्य जीव अपने को मिलते हैं। तेंदुआ कहाँ देखने को मिलेगा? टाटगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में। अगला था सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। सीता माता प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जो दक्षिण वाले अपने ना दक्षिण राजस्थान वाले जिले, यहाँ फिर सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। यहाँ उड़न गिलहरी, सांबर, लोमड़ी देखने को मिलता है। उड़न गिलहरी कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है? अपने सीता माता अभ्यारण्य में। ये सीता माता अभ्यारण्य किन जिलों में फैला हुआ है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में। माउंट आबू वन्य जीव। माउंट आबू से मतलब है सिरोही।
है ना। यहाँ रीछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चीतल, सांबर, ये वन्य जीव यहाँ देखने को मिलते हैं। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी, ये कहाँ है? रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी जिले में। यहाँ ये क्या है? विषधारी नाम आया, इससे ही पता चलता है कि यहाँ विषधारी सांप, बाघ, रीछ वन्य जीव देखने को मिलते हैं। जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जमवा रामगढ़ कहाँ है? जयपुर। यहाँ बगेरा, जरख, सियार, भेड़िया वन्य जीव देखने को मिलते हैं। अगला है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य। अब चंबल वाला एरिया आया तो अपन देखते हैं कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चंबल नदी के सारे ये जितने ज़िले हैं वहाँ ये राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य फैला हुआ है। यहाँ घड़ियाल, भेड़िया, सियार, लोमड़ी आदि वन्य जीव देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त देखते हैं अपन राजस्थान में ज्वार सागर अभ्यारण्य, ये कहाँ है? कोटा, बूंदी, चित्तौड़ में फैला हुआ है। ज्वार सागर जो अपना है वो कहाँ फैला हुआ है? कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ तीनों जिलों में फैला हुआ है ज्वार सागर अभ्यारण्य। बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य, अगला कौन सा अभ्यारण्य है? बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये है भरतपुर में। कहाँ फैला हुआ है ये? भरतपुर। भैंसोरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ फैला हुआ है? अपने चित्तौड़गढ़ में। देखो बस्सी और भैंसोरगढ़ दोनों ही वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। एरिया के नाम से उसके नाम रखे गए अभ्यारण्यों का। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में है। ठीक है, सवाई मानसिंह और सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य का है, सवाई माधोपुर में है। वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य, केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये धौलपुर में है। ये तीनों कहाँ है? धौलपुर में। वन विहार, रामसागर और केसर बाग, पहला कौन सा था? धौलपुर में। वन विहार, रामसागर और केसर बाग, ये वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? धौलपुर में है। जयसंबंध, जयसंबंध झील के बारे में भी अपन पढ़ते हैं ना। जयसंबंध वन्य जीव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ दुर्ग का अपन ने नाम सुना है, ये कहाँ है? उदयपुर में। उनके नाम से ध्यान रखना है अपने को। जयसंबंध और सज्जनगढ़ ये कहाँ है? उदयपुर में वन्य जीव अभ्यारण्य है। नाहरगढ़, नाहरगढ़ का है अपना जयपुर, तो नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? जयपुर में है। नाहरगढ़ का किला भी अपन ने सुना है जीके में, तो उसके अनुसार अपन ध्यान रखेंगे। नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर में, तो नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी जयपुर है। शेरगढ़, बारां, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में, है ना। इस प्रकार के अपने वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का एवं मुकंदरा हिल्स, ये तीनों किसके लिए है? बाघ संरक्षण परियोजनाएं चल रही है यहाँ, बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बाघ संरक्षण परियोजनाएं कहाँ है? रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा हिल, यहाँ क्या है? बाघ संरक्षण परियोजनाएं चल रही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील वेटलैंड नमभूमि स्थल है। नमभूमि या वेटलैंड कहाँ है? किस किस अभ्यारण्य में है? एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में और सांबर झील, ये किस में शामिल है? वेटलैंड यानी नमभूमि स्थल के रूप में है। दोनों का ध्यान रखना है नाम, केवलादेव और सांबर झील। जहाँ कौन क्या किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रवासी पक्षी कहाँ आते हैं? केवलादेव में आते हैं, और एक सांबर झील के आसपास देखने को मिलता है। यहाँ नमभूमि वेटलैंड है, यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा, वन्य जीव श्रेणी में किसको माना गया? चिंकारा। और पालतू श्रेणी में ऊँट राज्य पशु है। राज्य पशु दो माने गए हैं देखे तो, पालतू श्रेणी में तो ऊँट को माना है राज्य पशु, और वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा को माना गया है। ये इसमें भी ध्यान रखें, क्वेश्चन बन के आते हैं। अब है वन संरक्षण नीति। राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति 1952 में बनी, बाद में संशोधित हुई 1988 में, जिसके अनुसार कुल भू भाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति हमारी क्या कहती है कि हमारे जो टोटल भूभाग है उसका 33% हिस्सा वन क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में बनी, जिसमें राज्य के संपूर्ण भूभाग का 20% को वन आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हमारे पास अभी 10% ही वन क्षेत्र है। लक्ष्य कितना रखा है 2010 में? 20%।
और राष्ट्रीय वन नीति क्या कहती है? 33% भूभाग पे वन क्षेत्र होना चाहिए। हमने नीति रखी 2010 में 20% तक लेके आए, लेकिन वर्तमान में वन क्षेत्र क्या है? 10% ही है राजस्थान में। इसका कारण क्या है? पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलन बने रहने के साथ साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके, इसलिए हमें वन क्षेत्र का दायरा बढ़ाना होगा। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है। बढ़ना चाहिए, उसके जगह क्या हुआ है? कम हुआ। कारण क्या है? एक तो वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, एक जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण हमारा जो आरक्षित वन क्षेत्र है वो कम हुआ है, घटा है। राजस्थान में वनों का विस्तार एवं संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। प्रत्येक नागरिक का क्या दायित्व है? कि वन क्षेत्र को बढ़ाया जाए। वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान भी चलाए जा रहे हैं। समय समय पर वनों को कटाई करने पर पाबंदी भी लगाई गई है। वृक्षारोपण, चारागाह विकास एवं सामाजिक वानिकी के कार्य भी किए जा रहे हैं। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के बारे में, काजरी और आफरी, इसके बारे में पूछ लेते हैं, जो वन क्षेत्रों के लिए कार्य कर रहा है। तो ये देखो, काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। आफरी भी जोधपुर में ही है। काजरी का फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। और आफरी का फुल फॉर्म क्या है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये दोनों कहाँ है? काजरी और आफरी जोधपुर में। इनका फुल फॉर्म भी ध्यान में होना चाहिए। इस संस्थान का उद्देश्य क्या है? शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना है। काजरी और आफरी अनुसंधान करने संबंधी संस्थान है जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अपना कार्य कर रही है। अब एक होता है खेजड़ी आंदोलन, खेजड़ी मेला, सुना है राजस्थान में। तो ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव में, खेजड़ली गांव है ना, जो ये कहाँ है? खेजड़ली गांव राजस्थान के जोधपुर जिले में है। क्या ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटे जा रहा था, उससे बचाने के लिए इस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया, है ना। अमृता देवी महिला थी, उसके नेतृत्व में 1730 में, ये घटना कब घटित हुई थी? 1730 में ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वन को बचाने के लिए वृक्षों से लिपटकर बलिदान दे दिया, है ना। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृग वन उपवन स्थापित किया गया है। अमृता देवी मृग उपवन स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को, भादवे की जो हमारा भादवा महीना आता है उसके शुक्ल पक्ष की 10वीं को यहाँ मेला बढ़ता है। ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? खेजड़ली गांव जोधपुर में। ये घटना कब घटित हुई थी? 1730 में। 363 व्यक्ति जो पेड़ों को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना बलिदान तक दे दिया। और ये इसका नेतृत्व आंदोलन का किया था अमृता देवी। उन्हीं के नाम पर एक मृग उपवन भी स्थापित किया गया है। अब थोड़े से अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में पाए जाते हैं, है ना। अब इसका मिलान करना है अपने को। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए। राष्ट्रीय मरु उद्यान किसके लिए है? गोडावण। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ बाघ पाए जाते हैं अपने, है ना, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ क्या आते हैं? साइबेरियन क्रेन आते हैं। वेटलैंड भी अपने पढ़ा था, सांबर झील, और यहाँ पे साइबेरियन क्रेन भी रहने आते हैं। तो इसी के साथ आज हमारा ये अध्याय कंप्लीट हुआ। आप हमारी वरदान क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें बताएं।